हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद हैप्पीनेस में। तो फ्रेंड्स, आपने कल वर्ब का पार्ट फर्स्ट पढ़ा था, आज आपका पार्ट टू है। तो कल आपने पढ़ा था इन्फिनेटिव्स वर्ब के बारे में, यहाँ तक आपने कंप्लीट कर लिया था। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। कहाँ पर हमें टू नहीं लगाना है, ओमिशन ऑफ टू मतलब जहाँ से टू को हमें रिमूव करना है, विलुप्त करना है। तो इन्फिनेटिव जो है, इन्फिनेटिव वर्ब्स की मुख्य पहचान क्या होती है? टू होती है। टू के साथ ही इन्फिनेटिव वर्ब्स लगाई जाती हैं। लेकिन कुछ केस ऐसे भी होते हैं जहाँ पे इन्फिनेटिव के साथ में हम टू नहीं लगाते हैं। ऐसे जो इन्फिनेटिव्स होते हैं उनको बेयर इन्फिनेटिव्स कहते हैं। ओके, अब एग्जांपल देखिए आप, अलाउ हिम टू गो, उसे जाने दें। तो यहाँ पर टू के साथ में गो लगा हुआ है, यानी कि ये इन्फिनेटिव वर्ब है। अब इसी को हम एज ए बेयर इन्फिनेटिव कैसे यूज़ करेंगे? लेट हिम गो, उसे जाने दें। दोनों का मतलब वही हो रहा है, लेकिन यहाँ पर एक में इन्फिनेटिव वर्ब यूज़ है, यहाँ पर एक दूसरे वाले सेंटेंस में बेयर इन्फिनेटिव यूज़ हुआ है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। वॉच, फील, लेट, बीहोल्ड, सी, मेक, बिड, इसके बाद जो इन्फिनेटिव्स आते हैं ना, वो बिना टू के ही यूज़ होते हैं। हमेशा याद रखिएगा, जब आप धीरे धीरे से डे टू डे लाइफ में बोलने की प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ में आने लगेगा कि इनके बिना इसको बिना टू के ही बनाते हैं। एग्जाम्पल देखिए, आपको ये समझ में आएगा। शी मेड हिम लाफ, मतलब कि उसने उसे हंसाया। जैसे कि अभी आपको जब बोलना सिखाया जाएगा, स्पीकिंग सिखाई जाती है, स्पोकन इंग्लिश में क्या होता है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो सुनने में बहुत इजी लगती हैं, लेकिन हमें समझ में ही नहीं आता कि उनको हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करते कैसे हैं एग्जैक्टली। तो उसने मुझे रुलाया, उसने मुझे हंसाया, तो यहाँ पर हम मेड लगाते हैं। शी मेड हिम लाफ मतलब कि उसने उसे हंसाया। तो मेड यहाँ पर सेकेंड फॉर्म हो गई आपकी, और लाफ जो है वो आपका बेयर इन्फिनेटिव हो गया। अभी जैसे कि उसने मुझे खुश किया या उसने मुझे खुशी दी, तो क्या होगा? ही या शी मेड मी हैप्पी। तो यहाँ पर मेक वर्ब का ऐसे यूज़ करते हैं। अब देखिए, जो पैसिव वॉइस है ना, इनमें सारी वर्ब्स के बाद टू का यूज़ होता है। कैसे? यहाँ पर तो इन जितनी भी वर्ब है आपकी, वॉच, फील, लेट, बीहोल्ड, सी, मेक, इसके बाद तो हम टू यूज़ करते नहीं हैं। ये एक्टिव वॉइस के लिए है। अगर हम इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो टू यूज़ करेंगे। कैसे? ही वॉज मेड टू लाफ, उसे हंसाया गया। तो यहाँ पर मेड वैसे सेकेंड फॉर्म ही रहेगी, लेकिन लाफ के पहले हम लोग लगाएंगे टू। तो यहाँ पर टू जो है वो टू के साथ इन्फिनेटिव लगा हुआ है, ये बेयर इन्फिनेटिव नहीं है, क्योंकि पैसिव वॉइस में बना है। तो आपको ध्यान रखना है, जब आप आगे एक्टिव पैसिव पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा कि एक्टिव कैसे बनता है, पैसिव कैसे बनता है। तो ये हो गया आपका इन्फिनेटिव और बेयर इन्फिनेटिव। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। हैड सूनर, हैड बेटर, हैड रैदर, हैड एज सून एज, इसके साथ में हम बेयर इन्फिनेटिव का यूज़ करते हैं। कैसे करते हैं? रिया हैड बेटर गो नाउ, यहाँ पे जो गो है इसके पहले टू नहीं लगा तो ये बेयर इन्फिनेटिव हो जाएगा। शी हैड एज सून रन एज वॉक। ओके, रन और वॉक दोनों बेयर इन्फिनेटिव हो जाएंगे। यहाँ पर दो यूज़ हुए हैं इन्फिनेटिव, लेकिन जुड़े कैसे हैं? हैड, एज सून, उसके बाद आपका इन्फिनेटिव, उसके बाद एज, उसके बाद आपका नेक्स्ट इन्फिनेटिव। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। जो कंजक्शन होता है देन के बाद टू को हटा देते हैं और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को यूज़ करते हैं। कैसे? राम हैड बेटर स्पीक देन रीड, मतलब कि राम है वो ज़्यादा अच्छे से बोल लेता है, पढ़ने के बजाय वो बोल ज़्यादा अच्छा लेता है। लेकिन बट का यूज़ एज अ प्रीपोजिशन हो तथा इसके बाद कोई भी डू का वर्ब हो, डू, डिड, डज, उसका कोई भी फॉर्म हो, तो बट के बाद हम बेयर इन्फिनेटिव ही लेते हैं। कैसे? रोहित डज नथिंग बट वॉन्डर, मतलब कि उसके पास कोई काम ही नहीं है रोहित के पास, ठीक है, वो बस पूरा दिन घूमता ही रहता है। इस सेंटेंस का मतलब क्या है? रोहित कुछ नहीं करता, बस घूमता रहता है, यानी कि रोहित सिर्फ घूमता है। तो यहाँ पर जैसे आप कोई ऐसी जगह है जहाँ पर सिर्फ फूल ही फूल लगे हैं और कुछ भी नहीं है, तो आप बोलोगे देयर इज़ नथिंग बट फ्लावर्स आर हेयर, या फ्लावर्स हेयर। यहाँ पर कुछ भी नहीं है, सिर्फ फूल है। तो सेंटेंस जो है वो इस तरीके से ही बनाए जाते हैं, जो आगे आप अगर स्पोकन इंग्लिश की क्लासेस लेंगे तो सिखाए जाते हैं। तो ये सब ख़त्म होने के बाद आई होप आपको वो क्लासेस दी जाएंगी। नेक्स्ट, पार्टिसिपल्स क्या होते हैं? ओके, पार्टिसिपल्स जो होते हैं ये भी वर्ब का ही फॉर्म होते हैं। आपको पहले बताया गया है लास्ट क्लास में कि आईएनजी जोड़कर हम पार्टिसिपल फॉर्म बनाते हैं। तो जो पार्टिसिपल फॉर्म होती है वो दो फॉर्म में होती है, एक आईएनजी वाली होती है, दूसरी एज एन एडजेक्टिव भी यूज़ होती है। जब आपको तीनों फॉर्म्स में डिफरेंस समझाया था तो आपको ये चीज़ बताई गई थी।
एग्जाम्पल देख लीजिए, रिया इज़ रनिंग इन द फील्ड और द रनिंग गर्ल इज़ माई यंगर सिस्टर। यहाँ पे आपको एग्जाम्पल से बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। रिया इज़ रनिंग इन द फील्ड यानी कि रिया जो है वो मैदान में दौड़ रही है। द रनिंग गर्ल इज़ माई यंगर सिस्टर यानी वो जो दौड़ती हुई लड़की है ना वो मेरी छोटी बहन है। तो रनिंग जो है यहाँ पर ऊपर वर्ब का काम कर रहा है, नीचे क्या है, एडजेक्टिव का काम कर रहा है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। पार्टिसिपल्स कितने टाइप के होते हैं? प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल जो है वर्ब का वो फॉर्म होता है जिसमें आईएनजी लगा होता है, और पास्ट पार्टिसिपल वर्ब का वो फॉर्म होता है जिसमें नॉर्मली ईडी लगा होता है। और भी चीज़ें लग सकती हैं लेकिन नॉर्मली ईडी लगा होता है। ओके, पहला आपका वॉकिंग, डांसिंग, और तीसरा क्या हो गया आपका, नेक्स्ट हो गया आपका पास्ट पार्टिसिपल जो है अमेज्ड, ट्राइड, डाइड। अब कुछ पार्टिसिपल पास्ट में ऐसी होती है जो टी लगा के बनती है, सेंट, बेंट। कुछ होती है वो ईएन लगा के बनती है, बीटन, ईटन, स्पोकन। एनी लगा के कैसे बनती है, गॉन, डन। नेक्स्ट देखते हैं। पार्टिसिपल का यूज़ जो है वो दो या दो से अधिक वाक्यों को जोड़ने के लिए भी किया जा सकता है। कैसे, ही टुक द गन, ही शॉट द टाइगर। अब ये आपको ध्यान से देखना है। ही टुक द गन, ही शॉट द टाइगर मतलब कि ही यहाँ पर जो है वो कॉमन सेम सब्जेक्ट है, उसने गन ली फिर उसने टाइगर को शूट किया। अब देखो ये हमें इसको पार्टिसिपल का यूज़ करके दोनों को जोड़ते कैसे हैं। हैविंग टेकन द गन ही शॉट द टाइगर, गन लेने के बाद उसने टाइगर को शॉट किया। यहाँ पर ही सिर्फ एक बार ही यूज़ हुआ है और हैविंग हमने लगा दिया यहाँ पे पार्टिसिपल। तो पार्टिसिपल का यूज़ करके हमने दोनों सेंटेंसेस को जोड़ दिया है। अब यहाँ पर क्या होता है, जब एक वर्ब पूरी हो जाती है उसके बाद दूसरी वर्ब स्टार्ट होती है तो हम हैविंग का यूज़ करते हैं। कैसे, हैविंग टेकन द गन यानी उसने पहले गन उठाने का प्रोसेस जो वो पूरा कर लिया है, अब दूसरा काम स्टार्ट कर रहा है, क्या, शॉट करने का यानी शूट करने का। ठीक है, तो यहाँ पर इसको ध्यान रखना होता है। अब इसका एक्टिव वॉइस कैसे होता है, हैविंग के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, और पैसिव वॉइस कैसे होता है इन सेंटेंस का, हैविंग उसके बाद बीन उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी कि हैविंग के बाद बीन एक्स्ट्रा लग जाता है, बाकी वो एक्टिव वॉइस की तरह रूल सेम होता है, हैविंग वर्ब की थर्ड फॉर्म, पैसिव में हैविंग बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, या फिर हैविंग की जगह हैविंग बीन की जगह बीइंग लगा देते हैं, बीइंग वर्ब की थर्ड फॉर्म। हर पार्टिसिपल के लिए एक सब्जेक्ट ऑफ रेफरेंस होता है। अच्छा, सब्जेक्ट ऑफ रेफरेंस क्या होता है? सब्जेक्ट ऑफ रेफरेंस वो होता है जिसके बारे में जो मेन वर्ब से जुड़ा कनेक्टेड सब्जेक्ट होता है वो होता है सब्जेक्ट ऑफ रेफरेंस, यानी कि जिसके बारे में मेन वर्ब जो है वो बताती है, यानी कि जो मेन पार्टिसिपल वर्ब होती है ना उससे जो कनेक्टेड सब्जेक्ट होता है ना वो सब्जेक्ट ऑफ रेफरेंस होता है। बस शॉर्टकट में भी इतना ही याद रखिए, जो पार्टिसिपल वर्ब होती है उसके साथ जो कनेक्टेड सब्जेक्ट होता है वो सब्जेक्ट ऑफ रेफरेंस होता है। ऊपर वाले एग्जांपल से समझ लिए, हैविंग टेकन द गन ही शॉट द टाइगर, हैविंग जो है आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल हो गया और ही आपका सब्जेक्ट ऑफ रेफरेंस हो गया, क्योंकि गन उठाने का काम किसने किया है, ही ने किया है, और हैविंग जो है ये पार्टिसिपल किसके लिए लग रही है, ही के लिए लग रही है। प्रॉब्लम कैसे होती है अनरिलेटेड पार्टिसिपल में, जैसे ऊपर आपने देखा उसमें रिलेशन आपको समझ में आ गया कि पार्टिसिपल के साथ जो मेन सब्जेक्ट जो है मेन वर्ब वाला है सब्जेक्ट वो कनेक्टेड होता है। अब यहाँ पर क्या है, प्रॉब्लम किस तरीके की आती हैं। वॉकिंग इन द फील्ड अ स्नेक बिट हिम, मैदान में टहलते हुए एक सांप ने उसे काट लिया। ठीक है, मैदान में टहलते हुए सांप ने उसे काट लिया। अब इसका मतलब पता है आपको क्या बन रहा है, इसका मतलब ये है कि जो सांप है वो टहल रहा था मैदान में, उसने काट लिया उसे। लेकिन यहाँ पर मतलब आपको क्या निकालना है कि वो जो लड़का है या मेल पर्सन है वो टहल रहा था, वॉक कर रहा था और सांप ने उसे काट लिया। यहाँ पर सेंटेंस को सही तरीके से नहीं लिखा गया है, ये है अनरिलेटेड पार्टिसिपल की प्रॉब्लम। आप अच्छे से ध्यान रखिएगा, जो मेन पार्टिसिपल होती है उससे हम कनेक्ट करके सब्जेक्ट को देखते हैं। एग्जाम्पल देखिए, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। While he was walking in the field, a snake bit him. जब वो मैदान में टहल रहा था एक सांप ने उसे काट लिया। अब आपको समझ में आ रहा है, जो वॉकिंग है ना उसके साथ में ही मैच कर रहा है। आगे देखिएगा, जब भी पार्टिसिपल वाला जो सेंटेंस आपको मिलता है ना, इस रूल को बहुत अच्छे से और बहुत ध्यान से पढ़िएगा, बिल्कुल ईजी है, कभी नहीं भूलेंगे। जब पार्टिसिपल वाला सेंटेंस आपको मिलता है ना तो आपको क्या करना होता है, जो दूसरा क्लॉज होता है ना, बाद में जो क्लॉज यूज़ होता है उसका जो सब्जेक्ट होता है ना उसको पार्टिसिपल के पहले रख के देख लो एक बार।
अगर उस सब्जेक्ट के साथ पार्टिसिपल का कॉम्बिनेशन सही से बन जाता है और उसका जो सेंटेंस का मतलब है ना, अर्थ, वो बिल्कुल ठीक निकलता है, तो पार्टिसिपल सही होता है, नहीं तो वो गलत होता है। कैसे? वॉकिंग इन द फील्ड ही सॉ अ डेड टाइगर। अब ये जो दूसरा वाला क्लॉज है ना, कॉमा के बाद वाला, ही सॉ अ डेड टाइगर, इसमें सब्जेक्ट क्या है? ही है। अब ही को हम पार्टिसिपल के पहले रख के चेक कर लेते हैं। ही वॉकिंग इन द फील्ड, वाइल ही वॉकिंग इन द फील्ड ही सॉ अ डेड टाइगर, मतलब कि जब वो टहल रहा था मैदान में तो उसने एक डेड टाइगर को देखा। ये सेंटेंस बिल्कुल ठीक ठीक बन रहा है, यानी कि ये बिल्कुल सही है। अभी देखिए इसको कैसे देखना है। इसका जो मेन वर्ब का सब्जेक्ट वो ही है, ही को वॉकिंग के पहले रख के सेंटेंस को चेक कर लिया गया, अब पार्टिसिपल सही है। लेकिन क्या होता है? कमिंग टुवर्ड्स हर हस्बैंड द ग्लास स्लिप्ड फ्रॉम हर हैंड। अब इसमें क्या होता है? एरर कहाँ पे होगी? देखिए इसमें जब पार्टिसिपल है वो कमिंग है, ठीक है, आपको समझ में आ गया है। अब आपको क्या समझना है, इसमें सब्जेक्ट तो है नहीं, तो अब आप सबसे आगे जाइएगा, कमिंग टुवर्ड्स के आगे जाइए, हर हस्बैंड। अब हम यहाँ पर पहला वाला क्लॉज ख़त्म हो गया हर हस्बैंड से, ठीक है। दूसरा क्लॉज कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? द ग्लास स्लिप्ड फ्रॉम हर हैंड। अब जो दूसरा क्लॉज स्टार्ट हो रहा है उसका सब्जेक्ट क्या है? द ग्लास है। अब अगर हम द ग्लास को कमिंग के पहले लगा देंगे तो ग्लास तो चलता हुआ नहीं आ रहा है, इसीलिए यहाँ पर तो सेंटेंस का मतलब पूरा बिगड़ जा रहा है। आगे जब डी पार्ट आप देखेंगे ना तो आपको समझ में आएगा, अच्छा हर हैंड है, कोई लेडी है जिसके हाथ में ग्लास था, वो स्लिप हो गया होगा। अगर हम शी को लगाते हैं सबसे आगे तो सेंटेंस का अर्थ बन रहा है। लेकिन यहाँ पर ये एरर क्या है? यहाँ पे है आपका जो यहाँ पर आपकी एरर है अनरिलेटेड पार्टिसिपल, यानी कि पहले वाले एग्जांपल से आपको समझ में आया, उसके बाद दूसरे एग्जांपल से आपको क्लियर में हुआ, अब आपको तीसरे एग्जांपल से बिल्कुल समझ में अच्छे से आ गया होगा कि आपका जो सब्जेक्ट ऑफ रेफरेंस है वो सही होना चाहिए। यानी कि जहाँ पे आप सब्जेक्ट को रेफ़र कर रहे हैं, मेन वर्ब के साथ आप जोड़ के देख रहे हैं, तो उसको बस आपको चेक करना है कि पार्टिसिपल के साथ वो सही मैच कर रही है कि नहीं कर रही है। दूसरे क्लॉज का जो सब्जेक्ट होता है उसको हम चेक करते हैं पहले पार्टिसिपल के साथ में मैच कराकर। अगर सेंटेंस का अर्थ सही होता है तो इसका मतलब वो सही परफेक्ट बना हुआ है। देखिए सेंटेंस में मेन वर्ब का सब्जेक्ट वो ग्लास है, ग्लास को कमिंग के पहले रखने से सेंटेंस का अर्थ नहीं बन रहा है, मतलब सब्जेक्ट ऑफ रेफरेंस द ग्लास नहीं है, कुछ और है। हर को देखने से पता चल रहा है कि सब्जेक्ट ऑफ रेफरेंस जो है वो शी होगा। कैसे? व्हाइल शी वॉज कमिंग टुवर्ड्स हर हस्बैंड द ग्लास स्लिप्ड फ्रॉम हर हैंड, बिल्कुल सही बन गया यहाँ से। ओके, जो एक्टिव वॉइस होता है उसमें किसी एक्शन की पूर्णता बताने के लिए, मतलब एक्शन का पूरा जो कंप्लीट प्रोसेस बताने के लिए, वो कंप्लीशन बताने के लिए हैविंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं। और पैसिव वॉइस में क्या करते हैं? पहले भी आपने देखा, हैविंग के साथ में हम बीन लगा देते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देते हैं, या फिर बीइंग और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देते हैं। हैविंग, बीन या फिर बीइंग, इनमें से कोई एक चीज़ यूज़ कर लेते हैं पैसिव वॉइस के लिए। एग्जाम्पल देख लीजिए, हैविंग टेकन ब्रेकफास्ट ही वेंट आउट, यानी कि ब्रेकफास्ट करने के बाद वो बाहर चला गया। द लीडर्स हैविंग बीन किल्ड द फॉलोअर्स रन अवे, जैसे ही जो लीडर्स हैं वो मारे गए, जो फॉलोअर्स हैं वो भाग गए। अच्छा, कुछ ऐसे शब्द भी होते हैं ना जो सब्जेक्ट ऑफ रेफरेंस से फ्री होते हैं, मतलब वो उनके कंट्रोल में ही नहीं होते हैं, कोई मतलब नहीं होता उनको सब्जेक्ट ऑफ रेफरेंस से, वो फ्री होते हैं हर चीज़ के लिए, सेंटेंस में अपने हिसाब से काम करते हैं, किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होते हैं, कोई उनको कंट्रोल नहीं करता है। कंसर्निंग, कंसीडरिंग, रेफरिंग, जजिंग, व्यूइंग, रिगार्डिंग, ब्रॉडली स्पीकिंग। कंसीडरिंग द केस आई टुक दैट डिसीजन, यानी कि केस को मद्देनज़र रखते हुए मैंने यह निर्णय लिया। अब कंसीडरिंग का किसी से कोई लेना देना नहीं है। अदर वर्ब्स, मतलब कि कुछ ऐसी वर्ब्स हैं, आपको स्टार्टिंग में बताया गया होगा कि किस किस पार्ट में डिवाइड किया गया है, तो अब जितना आपने पढ़ लिया उसमें आपके सारी वर्ब कवर हो जाएंगी। बस आपको ये पता होना चाहिए कि वर्ब्स जो हैं वो होती क्या हैं। लेक्सिकल वर्ब क्या होती है? जो नॉर्मल वर्ब्स होती हैं, ऑर्डिनरी वर्ब होती है, बस उनका एक और नाम रख दिया गया है। जैसी जो नॉर्मल वर्ब्स होती हैं, खाना पीना, लेटना उठना बैठना, ये सारी के जो लेक्सिकल या ऑर्डिनरी वर्ब्स होती हैं। ट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है? जिनको अपने सेंटेंस का मतलब पूरा करने के लिए एक ऑब्जेक्ट चाहिए होता है। जैसे आई बॉट, वॉट बॉट, तुमने क्या ख़रीदा? आई बॉट अ हाउस, अ कार, अ पेन, कुछ भी। तो ट्रांजिटिव वर्ब को ऑब्जेक्ट चाहिए होता है। अब ट्रांजिटिव वर्ब जो होती है वो दो टाइप की होती है, मोनो और डाई। जैसे आपको पता होगा, मोनो का मतलब सिंगल होता है और डाई का मतलब टू होता है। तो मोनो में क्या होता है? सब्जेक्ट होता है और उसका एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। डाई में क्या होता है? एक सब्जेक्ट होता है और दो ऑब्जेक्ट होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों होते हैं, बस सिंपल।
इंट्रांसिटिव वर्ब क्या होती है? जैसे ट्रांसिटिव वर्ब को अपना अर्थ पूरा करने के लिए एक ऑब्जेक्ट चाहिए होता है, इंट्रांसिटिव वर्ब जो होती है उनको कुछ भी नहीं चाहिए होता है। ही अराइव्ड, वो पहुंच गया। अब ये सेंटेंस पूरा हो रहा है, ऐसा नहीं कि सेंटेंस आपको अधूरा अधूरा लग रहा है, सब ठीक है। ट्रांसिटिव इंट्रांसिटिव का एग्जांपल देख लीजिए, ही स्टॉप्ड द कार। अब ही स्टॉप्ड के बाद द कार है सेंटेंस का मतलब पूरा करने के लिए। ही स्टॉप्ड, उसने क्या रोका? कार को रोका। द कार स्टॉप्ड, कार रुक गई। ये इंट्रांसिटिव है क्योंकि कार स्टॉप के आगे अभी इसको ज़रूरत नहीं है कुछ बताने की। ये ट्रांसिटिव और इंट्रांसिटिव के बनाने का तरीका है। आई ब्रोक माई पेन, मैंने अपना पेन तोड़ दिया। माई पेन ब्रोक, मेरा पेन टूट गया। ये इंट्रांसिटिव है, इसके बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं आ रहा माई पेन ब्रोक के बाद। अब जो नॉर्मल छोटी छोटी सी वर्ब्स हैं उनका आपको मतलब पता होना चाहिए। और टू का मतलब करना चाहिए। कोई नैतिक बाध्यता मतलब कि जो मोरल चीज़ें होती हैं, हमारे नैतिक कर्तव्य होते हैं, पास्ट के ऑब्लिगेशंस होते हैं, उनके लिए हम ought to का यूज़ करते हैं। जैसे कि वी ought to respect women, हम सभी को औरतों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। ये आपका मोरल वैल्यूज़ में आ जाता है। तो ought to में इस टाइप के सेंटेंसेस होते हैं। यूज़ टू मतलब कि जो कुछ आदतें नहीं होती हैं हमारी कि हम भी ये काम कभी किया करते थे, या फिर चिड़िया आसमान में उड़ा करती हैं, ये तो जो आदतें होती हैं ना वो यूज़ टू, यानी कि हैबिट्स को बताने के लिए वहाँ पर हम यूज़ टू का यूज़ करते हैं। और वही सेम काम वुड भी करता है। आई यूज़ टू वेक अप इन द मॉर्निंग मतलब कि मैं जल्दी उठा करता था। आई वुड वेक अप इन द मॉर्निंग, ये सेम अर्थ देंगे। मस्ट मतलब भी होता है चाहिए। यहाँ पर मस्ट का मतलब कंपल्शन हो जाता है, जैसे कि शुड का मतलब नॉर्मल चाहिए होता है, नहीं आपको पता ही होता है। तो कंपल्शन यहाँ पे जब यूज़ हो जाता है तो मस्ट होता है, मतलब कि आप किसी चीज़ में ना बहुत ज़ोर डाल के बोल रहे हैं, स्ट्रॉन्ग वाली चीज़ है। डिटर्मिनेशन मतलब कि दृढ़ निश्चय वाली चीज़ है। स्ट्रॉन्ग मोरल एप्लीकेशन मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से बोल रहे हैं। कंपल्सन मतलब मजबूर करके बोल रहे हैं। वन मस्ट कीप वंस प्रॉमिस, यानी कि हर किसी को अपना प्रॉमिस रखना चाहिए, निभाना चाहिए। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। मे और माइट में क्या डिफरेंस होता है? दोनों का मतलब सकता होता है। अनसर्टेनिटी मतलब कि अनिश्चितता का बोध होता है, कोई चीज़ फिक्स नहीं होती है। तो मे और माइट में इतना ही डिफरेंस होता है कि मे में पॉसिबिलिटीज़ जो है, संभावनाएं वो बहुत ज़्यादा होती हैं, और माइट में बहुत ही कम संभावनाएं होती हैं। सीता मे कम टुडे मतलब कि सीता के आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। सीता माइट कम टुडे मतलब कि सीता के आने के चांसेस जो हैं बहुत कम है आज। ठीक है, दोनों में डिफरेंस यही होता है। और टू का मतलब नैतिक कर्तव्य होता है, जब वहाँ पर हम कोई सलाह देते हैं, कोई लॉजिक लगाते हैं, या फिर कोई संभावना बताते हैं, इन सब में ought to का यूज़ किया जाता है। शी ought to read द रामायण, तो यहाँ पर हम नैतिक कर्तव्य की बात कर रहे हैं। नैतिक कर्तव्य की सलाह हो गया, कोई तर्क हो गया, या फिर कोई प्रायिकता हो गई, यहाँ पर हम ought to का यूज़ करते हैं। ought to का कोई पास्ट टेंस नहीं होता है, आपको ध्यान रखना है। ought to का कोई भी पास्ट टेंस नहीं होता है, लेकिन अगर हम पास्ट टेंस के तौर पे इसको बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे? ought to ought to का कोई पास्ट टेंस नहीं होता है, तो आप उसको कैसे बनाएंगे? ought to प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। शी ought not to laugh at others मतलब कि उसको दूसरों पर हंसना नहीं चाहिए। और ये जो है हैव आपका, ये प्रेजेंट टेंस ही है। तो क्लास कैसी लगी बता दीजिएगा आप लोग प्लीज़ कमेंट सेक्शन में, और कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ पूछ लीजिएगा। अच्छे से पढ़िएगा, हेल्दी रहिएगा, और सारे डाउट्स क्लियर करते रहिएगा। थैंक यू।